स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि स्कूल क्लस्टर पर एक बड़ा फैसला लिया गया था कि 500 मीटर के दायरे में जितने भी स्कूल आएंगे उन्हें एक तरह से मर्ज कर दिया जाएगा। एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर इस्तेमाल करना होगा और टीचर्स को भी मिलजुल कर काम करना होगा। लेकिन इस फैसले को अब बदला जा सकता है क्योंकि प्राथमिक शिक्षकों की ओर से कुछ एक दबाव बनाया जा रहा है शिक्षा सचिव पर भी और सरकार पर भी। ये फैसला क्यों वापस लिया जाए, क्या कुछ यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों की ओर से कहा जा रहा है और क्या हवाला इन्होंने दिया है। आज जो बैठक इनकी थी शिक्षा सचिव के साथ, बिल्कुल इस बारे में बारीकी से हम आपके साथ जानकारी साझा करने वाले हैं। बीआरसीसी भर्ती को एक तरह से खत्म कर दिया जाए, इन पदों को नहीं भरा जाना चाहिए, ये सुझाव भी कुछ शिक्षकों की ओर से दिया गया है। क्यों और इस पर आश्वासन क्या दिया गया है शिक्षा सचिव की ओर से, ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। जेओआईटी पोस्ट कोड 817 के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि सीएम सुक्खू ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। एक तरह से हम ये मानकर चल सकते हैं कि जब सोलन दौरे के दौरान मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे तो कुछ एक 817 के अभ्यर्थियों ने पोस्टर दिखाकर नारे लगाए थे और उसी का ये असर हम कह सकते हैं जो आज ऐलान हुआ है। क्या राहत भरी बात इनके लिए निकलकर सामने आई है, बिल्कुल जानकारी देंगे। ग्राम रोजगार सेवकों से संबंधित सवाल आज हमने देखिए मंत्री अनिरुद्ध से किया था और उन्होंने क्या कुछ कहा है, जिला परिषद कैडर से जुड़ी बात भी हमने उनसे पूछी है। इस पर भी किस तरह का रिस्पांस उनसे मिला है, ये भी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि अभी 7 दिसंबर तक मौसम साफ रहने वाला है। बारिश और बर्फबारी को लेकर कोई आसार नहीं जताए गए हैं। ये मौसम विज्ञान केंद्र की प्रेडिक्शन है। हालांकि आज की बात करें तो कुछ एक क्षेत्रों में काले मेघ छाए हुए थे, हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, लेकिन एक जोरदार बारिश या बर्फबारी अभी तक हमें देखने के लिए नहीं मिली है। लाहौल स्पीति में भी कुछ एक क्षेत्रों में हिमपात जरूर हुआ, लेकिन हल्की बर्फबारी ही उसे माना जा सकता है। और इसके अतिरिक्त किन्नौर में भी अभी तक हल्के फाहे ही गिरे हैं। अब 7 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन एक तरह से शीतलहर की चपेट में हिमाचल प्रदेश जरूर आ गया है। अगर अभी हम लाहौल स्पीति जिला के केलोंग में मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो -4 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो एक तरह से शीतलहर तो आ गई है, लेकिन बारिश बर्फबारी को लेकर अभी भी इंतजार बना हुआ है। और खास तौर से होटलियर्स ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जब स्नोफॉल होगा तो पर्यटकों की तादाद भी यहाँ शिमला में बढ़ेगी। अभी फिलहाल 0 के बराबर ही यहाँ पर्यटक देखने के लिए मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पीएचडी के लिए लगभग ये 163 के करीब सीटें भरी जाएंगी विभिन्न विभागों में। और जो शेड्यूल यहाँ पर जारी हुआ है उसके मुताबिक अगर हम आपको जानकारी दें तो इसके तहत योगा, बायोसाइंसिंग और माइक्रोबायोलॉजी, संस्कृत और कंप्यूटर साइंस विभाग में 4 दिसंबर को काउंसलिंग होगी। इतिहास, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, हिंदी, गणित, मैनेजमेंट और टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट और राजनीति विज्ञान विभाग में 5 दिसंबर को काउंसलिंग होगी। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कॉमर्स और सोशियोलॉजी एवं सोशल वर्क विभाग में 6 दिसंबर को और केमिस्ट्री विभाग में 7 दिसंबर को काउंसलिंग होगी। जैसा कि हमने कहा, कुल 163 के करीब ये सीटें भरी जाएंगी प्रवेश आधार पर। एक और बड़ा मामला सामने आया है, ये हाटी समुदाय से जुड़ी जानकारी है। दरअसल उद्योग मंत्री और राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी और लगातार क्योंकि इनकी ओर से ये मांग की जा रही है कि जो एसटी अधिनियम संशोधित अधिनियम है, एसटी संशोधित अधिनियम है, उसे राज्य में भी लागू किया जाए। तो 4 महीने से जब इस मांग को नहीं सुना गया तो आज बैठक इनके साथ बुलाई गई थी और उद्योग मंत्री और राजस्व मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हालांकि लॉ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी उस बैठक में मौजूद थे, लेकिन जब तरह के तर्क दिए गए अधिकारियों की ओर से और मंत्री की ओर से कि आखिरकार क्यों इसे राज्य सरकार में लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, किस तरह के कारण बीच में आ रहे हैं, तो एक तरह से ये हाटी समुदाय की ओर से बेनतीजा बैठक मानी गई और केंद्रीय हाटी समिति ने इस बैठक का बहिष्कार किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वहीं बैठक से उठकर उसी कमरे में मंत्री के समक्ष ही इन्होंने नारे लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। अब इनकी ओर से आरोप ये लगाया जा रहा है कि जानबूझकर राज्य सरकार यहाँ एसटी संशोधित अधिनियम को लागू नहीं कर रही है, जब केंद्र सरकार की ओर से इसे लागू कर दिया गया है। ये सुविधा अब यहाँ हाटी समुदाय को मिलनी चाहिए थी, तो आखिरकार क्यों कई तरह के रोड़े यहाँ अधिकारियों की ओर से बीच में फंसाए जा रहे हैं, यही आरोप इन्होंने लगाया है। ये चुप नहीं बैठेंगे, इनकी ओर से बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा अगर जल्दी ही ये अधिनियम यहां पर लागू नहीं होता है। आज ये चेतावनी दे दी है और साथ ही साथ एक तरह से बैठक भी बेनतीजा रही और बीच बैठक में ही इन्होंने नारेबाजी लगाना शुरू कर दिया था। एक तरह से बहिष्कार इन्होंने मीटिंग का किया।
एचआरटीसी कर्मचारियों से जुड़ी भी एक जानकारी हम लेकर आए हैं। राहत भरी बात यह है कि इस महीने भी इनकी सैलरी देखिए समय से आ गई है, नहीं तो हर महीने 10 दिन या 20 दिन तक भी इन्हें इंतज़ार करना होता था। कई बार पूरा पूरा महीना बीत जाता था, इनकी सैलरी नहीं आ पाती थी। लेकिन इसका बड़ा कारण ये है कि इस बार समय से सैलरी इसलिए आ पाई है क्योंकि एक तो देखिए एचआरटीसी प्रबंधन ने ये मामला वित्त विभाग और सरकार के समक्ष उठाया था। दूसरी बात यह है कि सरकार की ओर से भी 42 करोड़ रुपए की राशि कर्मचारियों की सैलरी के लिए पहले ही जारी कर दी गई थी और पेंशनर्स के लिए भी 22 करोड़ रुपए पहले ही प्रदान कर दिए गए थे। इस वजह से एचआरटीसी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को ये इंतज़ार नहीं करना पड़ा और समय से ही इनकी सैलरी मिल गई है, पेंशनर्स को उनकी पेंशन मिल गई है। आभार व्यक्त किया गया है यहाँ एचआरटीसी कर्मचारियों की ओर से इसी बात को लेकर सरकार का। लेकिन कहा इन्होंने ये भी है कि जो इनकी एरियर की समस्या है उसे भी जल्द सुलझाया जाए, यानी कि जो बकाया राशि है वो भी इन्हें जल्दी मिलनी चाहिए और पेंशनर्स की भी जो समस्याएं हैं उस पर भी गौर होना चाहिए और कंडक्टर्स की वेतन विसंगति भी दूर हो। हालांकि ये जो एचआरटीसी कंडक्टर हैं, इन्होंने देखिए पहले ही ये चेतावनी दे दी है कि ये 6 दिसंबर से हड़ताल पर जाएंगे। ये अपनी सेवाएं नहीं देंगे अगर इनकी वेतन विसंगति अब दूर नहीं होती है। अभी तक वार्ता के लिए सरकार की ओर से इन्हें नहीं बुलाया गया है। हालांकि ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अगर वार्ता के लिए बुलाया जाएगा या आश्वासन इन्हें फिर दे दिया जाता है तो ये अपनी हड़ताल टाल भी सकते हैं, जैसा कि पहले भी देखने में आया है। और पिछले कुछ एक दिनों से ये काले बिल्ले लगाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दरअसल जहां बड़ा हुआ ग्रेड पे इन्हें मिलना था वहां कम करके दे दिया गया और एक तरह से ये अपने साथ इसे अन्याय बता रहे हैं। तो वेतन विसंगति जब तक दूर नहीं होगी अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे और अब इन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाता है या नहीं ये भी देखना होगा, क्योंकि 6 दिसंबर को अगर ये हड़ताल पर जाते हैं तो एचआरटीसी सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित होगी और इस बीच आम लोगों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। परिवहन विभाग की ओर से देखिए क्योंकि नई पहल की गई है, अब वीआईपी नंबर आम लोगों को भी दिए जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 दिसंबर से इन नंबर्स को लेकर नीलामी शुरू होगी। जैसा कि हमने आपको कहा था कि HP 7 सीरीज़ के वीआईपी नंबर को छोड़कर जितने भी सीरीज़ के वीआईपी नंबर है, जिसमें 0001 से लेकर 0010 तक जो भी नंबर आएंगे उनकी नीलामी की जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। हालांकि देखिए जो इसमें आरंभिक पंजीकरण रहेगा उसमें 2000 रुपए लगेंगे और इन्हें वापस नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो मिनिमम बोली है वो 5 लाख से शुरू होने वाली है और 5 लाख के मुताबिक फिर यहाँ पहली किस्त जो होगी मिनिमम बोली की वो 30% पहले जमा करवाने होंगे। यानी कि मान लीजिए अगर आप 5 लाख का ही एक नंबर खरीद रहे हैं वीआईपी, तो फिर आपको 1,50,000 रुपये की पहली किस्त जमा करवानी होगी शुरुआती दौर में। उसके बाद अगली 2 से 3 किस्तें आपको फिर जमा करवानी होगी। तो ये भी एक तरह से प्रक्रिया यहाँ पूरी तय कर ली गई है और 4 दिसंबर से देखिए ये नीलामी शुरू हो जाएगी। उसके बाद पता लग पाएगा कि कितनी रुचि आम लोग रखते हैं वीआईपी नंबर खरीदने में और मिनिमम बोली 5 लाख से यहाँ पर देखिए शुरू होने वाली है। आज क्योंकि सीएम सुखू ऊना के दौरे पर थे और 2 से 3 बड़ी स्टेटमेंट्स इनकी ओर से दी गई है। विशेष तौर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर इन्होंने पलटवार किया है। हाल ही में अनुराग ठाकुर की ओर से ये सवाल किया गया था कि महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात हुई थी, वो 1500 रुपये की राशि कहाँ है, इसके अतिरिक्त रोजगार भी कहाँ दिया गया है। तो इसी पर जवाब देते हुए सीएम सुखू ने ये कहा है कि यहाँ 3 गारंटियों को पूरा कर लिया गया है, जिसमें ओपीएस को बहाल किया गया है कर्मचारियों के लिए, बेरोजगारों के लिए 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना लाई गई है और तीसरी बड़ी बात इनकी ओर से ये कही गई है कि अब यहाँ सरकारी स्कूलों को भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स बनाया जा रहा है। तो 3 गारंटियाँ राज्य सरकार ने तो अपनी पूरी कर ली, लेकिन केंद्र सरकार की गारंटियाँ कहाँ हैं? अभी तक वो 15 लाख रुपए सभी के बैंक अकाउंट्स में नहीं आ पाए हैं, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और दूसरी बात, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ये गारंटी भी पूरी तरह से केंद्र सरकार की फेल रही है। तीसरा सवाल उन्होंने अनुराग ठाकुर से ये भी किया है कि ऊना हमीरपुर रेल लाइन अभी तक पूरी क्यों नहीं हो पाई, अब बीच में क्या समस्या आ रही है। तो यहाँ केंद्र सरकार अपनी दी गई गारंटियों पर तो कोई ध्यान नहीं दे रही है और राज्य सरकार पर तंज कस रही है, जबकि राज्य सरकार ने अपनी सारी गारंटियां पूरी कर ली है। ये आज सीएम सुखू की ओर से स्टेटमेंट दी गई है। ये ऊना दौरे पर गए हुए थे। ग्राम रोजगार सेवकों से संबंधित काफ़ी कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे, क्योंकि लगभग 4 महीने होने को आए हैं, सैलरी इनकी नहीं मिली है। मनरेगा के तहत ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कुल इनकी संख्या 1000 के करीब है। देखिए, आज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से जब हमने इनके संदर्भ में सवाल किया तो उनका ये कहना था कि लगभग 20,000 करोड़ की कटौती मनरेगा के तहत केंद्र सरकार की ओर से कर दी गई थी पूरे देश में। इस वजह से इनकी सैलरी देने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब 18,000 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति भी केंद्र सरकार ने दे दी है, जिसके बाद इनकी
सैलरी जल्दी मिल पाएगी। हालांकि इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने अपनी व्यवस्था भी शुरू कर दी है। लगभग ये 15 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड है जिसे कि बनाया जा रहा है और ये फाइल मूव कर दी गई है। आने वाले समय में अगर ऐसी कोई भी दिक्कत होती है तो इसी रिवॉल्विंग फंड से इन सभी की सैलरीज दी जाएंगी। लेकिन इस बार ग्रांट जारी कर दी गई है केंद्र सरकार की ओर से, तो अब इन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। सैलरी पिछले 3 से 4 महीने की इन्हें मिलने वाली है। तो एक ये भी इनके लिए हम कहना चाहेंगे राहत भरी खबर है, क्योंकि ऐसी ही परिस्थितियां पहले मार्च के महीने में भी देखने में आई थी। लेकिन उसके बाद जब केंद्र सरकार की ओर से ग्रांट जारी हुई थी तो सभी की सैलरी समय से मिल गई थी। फिर से वैसे ही हालात बने हैं, तो धैर्य रखने के लिए यहाँ मंत्री की ओर से कहा गया है ग्राम रोजगार सेवकों को। जिला परिषद पर भी हमने उनसे सवाल किया था, जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ सोचा गया है। तो इस पर पहली बात तो मंत्री ने ये स्पष्ट की कि छठे वेतन आयोग का लाभ अभी इन्हें मिलकर रहेगा। पूर्व सरकार ने कई तरह की ऑब्जेक्शंस इनकी इस फाइल पर लगाई हुई थी। इन ऑब्जेक्शंस को दूर करने में ही लगभग 8 महीने वर्तमान सरकार को लग गए। लेकिन अब जल्दी ही 6 पे कमीशन का लाभ इन्हें भी दिया जाएगा। हालांकि क्लैरिटी ये नहीं की है अभी भी कि बैक डेट से लाभ मिलना है या करंट डेट से मिलना है, और यही जिला परिषद कैडर के कर्मचारी अधिकारी जानना भी चाहते हैं कि आखिरकार लाभ इन्हें बाकी कर्मचारियों की तरह बैक डेट से ही मिलेगा। अगर करंट डेट से दिया जाएगा तो लाजमी सी बात है, पहले भी इन्होंने विरोध जताया था और आगे भी फिर इनकी ओर से इस पर कोई ना कोई रिएक्शन तो ज़रूर सामने आएगा ही। लेकिन अब ये फाइल क्लियर हो गई है, ये बात यहाँ ज़रूर मंत्री ने आज कह दी है। दूसरी बात, जब हमने मर्जर को लेकर पूछी कि क्या इन्हें मर्ज किया जाएगा, तो उनका कहना था कि इससे विभाग पर और सरकार पर वित्तीय बोझ अधिक पड़ेगा। तो इस वजह से अभी सोच विचार ही किया जा रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार वो करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक परिस्थितियां पूरी तरह से डगमगाई हुई है। अब इस जवाब को हम एक तरह से ना के बराबर भी ले सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वित्तीय परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, और अगर जिला परिषद कैडर को पंचायती राज विभाग में मर्ज किया जाएगा तो फिर आर्थिक बोझ और ज़्यादा सरकार पर पड़ेगा। तो हाँ भी उन्होंने नहीं की, ना भी नहीं की, लेकिन अब बात निर्भर करती है बैठक पर, जिसके लिए बुलाया जाएगा मंत्री की ओर से जिला परिषद कैडर के अधिकारियों और कर्मचारियों को। हालांकि ये दिसंबर के पहले सप्ताह में बैठक होने वाली थी, अभी तक तो कोई न्योता इन्हें गया नहीं है बैठक के लिए, और ये बैठक होगी या नहीं होगी जब हमने सवाल किया तो इस पर भी मंत्री ने कुछ नहीं कहा। और एक तरह से मर्जर पर भी उन्होंने ये कहा कि अभी वित्तीय परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही है, तो इंतजार उन्हें करना होगा। अब क्या रिएक्शन इस पर जिला परिषद कैडर का आता है देखना होगा, क्योंकि एक तरह से नई अपडेट आज हम इनके लिए लेकर आए थे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से पीजी परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, लेकिन छात्र इससे काफ़ी खफा हैं। अभी प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी, मौसम काफ़ी ख़राब रहा, जिस वजह से सेशन 1 महीना लेट शुरू हुआ था इनका, और इनका आधा सिलेबस अभी कंप्लीट ही नहीं हो पाया है और ये तैयार भी नहीं है परीक्षाओं के लिए। ऐसे में इनकी ओर से चिंता व्यक्त की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर ये परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो गया है, जिसके मुताबिक 12 दिसंबर से इनकी परीक्षाएँ शुरू होने वाली है। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इस बार बिल्कुल सही समय पे या रूटीन जैसा कि रहा करता था हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, उसी समय पर ये परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। लेकिन छात्रों का यहाँ पर कुछ और कहना है। ये प्रथम, तृतीय और 5वें सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी हैं। डेटशीट एक तरह से आ गई है, लेकिन छात्र इसके लिए तैयार नहीं हैं, और इनकी ओर से मांग ये भी उठाई जा रही है कि अभी इन परीक्षाओं को यहाँ पोस्टपोन कर दिया जाए, ताकि परीक्षाओं की तैयारी के लिए कम से कम इन्हें थोड़ा सा समय तो मिल सके। देखिए, जैसा कि हमने कहा, सीएम सुक्खू आज ऊना के दौरे पर थे, तो वहां ऊना को 267 करोड़ रुपए की 18 विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। पेखुबाला में पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 220 करोड़ रुपए की लागत से सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास भी किया गया। 32 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट का काम जनवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, ये भी आज मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। और इसके अलावा जो प्रभावित लोग थे अभी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा में वहाँ भी बहुत सारे परिवार ऐसे सामने थे जिनके घर ढह गए थे, तो वहां पर राशि का वितरण भी किया गया है। जिन लोगों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं उन्हें 7 लाख रुपए तक की राशि सरकार की ओर से दी जा रही है। पहली किस्त में ये 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो वहां भी प्रभावितों से मुलाकात मुख्यमंत्री ने की और ये राशि उन्हें बांटी है। कुछ एक की गौशालाएं प्रभावित हुई हैं, उन्हें भी लगभग यहाँ 50,000 से 1 लाख रुपए तक की राशि दी जा रही है। और जिन लोगों के घर प्रभावित हुए थे, यानी कि हल्की टूट फूट हो गई थी, मरम्मत के लिए उन्हें भी सरकार की ओर से राशि दी गई है। इससे पहले ये मंडी में, कुल्लू में और हमीरपुर में राशि दे चुके हैं, और सोलन के प्रभावित लोगों से भी मुलाकात कर वहां राशि वितरित कर चुके हैं। अब ऊना दौरे की बारी थी, और ऊना दौरे के दौरान इन्होंने वहां पर भी प्रभावित लोगों से मुलाकात की है।
हिमाचल के जल शक्ति विभाग को पहली महिला प्रमुख मिली है। राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में अंजू शर्मा को नया इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। अंजू शर्मा एनआईटी हमीरपुर के पहले बैच की पास आउट हैं और जल शक्ति विभाग, जिसे कि पहले आईपीएच कहा जाता था, एक तरह से इसमें टॉप पोस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी भी अभी यहाँ बताई जा रही है। हालांकि प्रयास हमारा रहेगा कि बिल्कुल, क्योंकि पहली बार वहाँ महिला को इतना बड़ा दायित्व सौंपा गया है, तो क्या कुछ इनका कहना रहेगा, इसके लिए भी एक विशेष लाइव इंटरव्यू हम करने वाले हैं। धर्मशाला से संबंधित भी एक अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि वहां आज मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। काफ़ी ज़्यादा रोचक ये मुकाबला रहा है। कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने भी अपनी वोट का इस्तेमाल किया और इस चुनाव में मेयर पद पर कांग्रेस की नीनू शर्मा चुनाव जीती है, जबकि डिप्टी मेयर पर भाजपा के तेजेंद्र कौर विजयी रहे हैं। हालांकि अभी अगर सोलन नगर निगम की बात करें तो 4 दिसंबर को वहां वोटिंग होनी है मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। इससे पहले मंडी और पालमपुर में भी चुनाव हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा रोचक रहे हैं। और दूसरी ओर यहां विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि एक तरह से हत्या लोकतंत्र की गई है, जो कि एमएलए को भी वोटिंग राइट दिया गया है। लेकिन अगर मंडी की बात करें तो वहाँ बीजेपी एमएलए की ओर से ज़रूर वोटिंग की गई थी। और यहाँ देखिए, आज धर्मशाला में जब ये चुनाव होना था तो कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया है। हाई कोर्ट का दरवाजा दूसरी ओर विपक्ष ने खटखटा दिया है इसी मसले पर, और हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर ही सरकार से इस बारे में जवाब भी मांगा है। लेकिन उससे पहले नगर निगम चुनाव तो हो गए। मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव देखिए चारों नगर निगमों में हो गया है और अभी चौथा जो नगर निगम सोलन का है वहां पर भी हो जाएगा। तो उसके बाद अब यहाँ किस तरह का फैसला आता है, इस मसले को लेकर क्या कुछ होता है, ये देखना होगा। जीओआईटी पोस्ट कोड 817 पर आज सीएम सुक्खू की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। देखिए, इससे पहले जब सोलन दौरे पर मुख्यमंत्री गए थे तो वहां पर पोस्ट कोड 817 के कुछ अभ्यर्थियों ने पोस्टर दिखाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिसके बाद एक बड़ा असर सरकार पर देखने में आया है कि देखिए, सीएम सुक्खू ने पहली बात तो ये कह दी कि पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी न जाने कितने सालों से अपनी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये वर्तमान सरकार के ही प्रयास रहे हैं कि इनका मसला यहाँ पर जल्दी सुलझ पाया है। 2020 में क्योंकि 817 की परीक्षा करवाई गई थी, लगभग 2 लाख के करीब अभ्यर्थी इसमें बैठे थे, लेकिन अभी तक इंतजार में थे अपनी नियुक्तियों को लेकर, तो अब जल्दी इन्हें नियुक्तियां दे दी जाएंगी, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। हालांकि तो सीधे तौर पर इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ रिजल्ट अब 817 का घोषित किया जाएगा। केवल 817 का ही जिक्र आज मुख्यमंत्री की ओर से किया गया और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि नियुक्तियां इन्हें जल्दी दे दी जाएंगी। तो यानी कि रिजल्ट घोषित अब जल्दी होगा और करना होगा जब मुख्यमंत्री ने मंच से इतना बड़ा ऐलान किया हो। और एक ये बड़ा असर, जैसा कि हम कह रहे हैं, सोलन दौरे का ही देखने में आ रहा है। देखिए, एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है व्यवस्था परिवर्तन पर ही कि स्कूल क्लस्टर्स अब तैयार किए जाएंगे। 300 से 500 मीटर के दायरे में जितने भी स्कूल आते होंगे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलजुल कर छात्रों के लिए इस्तेमाल होगा, टीचर्स को मिलजुल कर काम करना होगा और ओवरऑल चार्ज एक ही हेडमास्टर या प्रिंसिपल को दिया जाएगा। लेकिन ये हमने पहले ही कहा था कि जो यहाँ प्राथमिक शिक्षक हैं ज़रूर उन्हें इस बात से परेशानी होगी और ऐसा हुआ भी। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा सचिव राकेश कंवर से आज मिला। इन्होंने ये मांग उठाई है कि इस डिसीजन को वापस लिया जाए। हाँ, पूरी तरह से इस डिसीजन को वापस ना लेने पर इन्होंने कहा है, लेकिन इनका ये कहना है कि 2 से 3 बदलाव इसमें होने चाहिए। एक तो मिड डे मील एक नहीं रहेगा सभी स्कूल्स के लिए, क्योंकि इससे मिड डे मील कर्मचारियों की नौकरी भी पूरी तरह से प्रभावित होगी, इनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि मॉर्निंग असेंबली भी एक ही जगह पर कंडक्ट नहीं करवाई जा सकती है। एक स्कूल के छात्रों को दूसरे स्कूल तक कैसे ले जाना है, ये एक बड़ी परेशानी शिक्षकों के लिए बन जाएगी और ये पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। एसएमसी भी अलग अलग ही रहनी चाहिए, यानी कि मिड डे मील अलग अलग रहना चाहिए। अगर एक ही जगह पर मिड डे मील वर्कर्स रहेंगे तो बाकी स्कूलों के मिड डे मील वर्कर्स को निकालना पड़ेगा। एसएमसी भी अलग अलग होनी चाहिए और मॉर्निंग असेंबली भी ये अलग अलग कंडक्ट करवाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और कंपोजिट स्कूल जैसे शब्दों को हटाया जाए, ये भी इन्होंने मांग रखी है और इसमें ज़रूर संशोधन होना चाहिए। हालांकि राकेश कंवर की ओर से ये आश्वासन इन्हें दिया गया है कि अगर ये संशोधन चाह रहे हैं तो ज़रूर वो करेंगे, 2 से 3 चीज़ों में बदलाव होगा। और एक मुख्य बात देखिए, इनकी ओर से ये भी कही गई है कि जिस तरह से ओवरऑल चार्ज देने की बात एक ही प्रिंसिपल या हेडमास्टर को हुई है, तो ये हेडमास्टर या प्रिंसिपल को रिपोर्ट नहीं करेंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ ने ये भी अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया है। एक तरह से इन्होंने ऐतराज़ जताया है इस बात पर भी कि 3 या 4 स्कूल का कंट्रोल एक ही प्रिंसिपल या हेडमास्टर को क्यों दिया जा रहा है। इससे आगे प्रमोशन और अन्य झगड़े भी बढ़ने वाले हैं।
तो इस फैसले को भी यहीं वापस ले लिया जाए। अब संशोधन की मांग इन्होंने उठाई है, होता है या नहीं देखना होगा। हालांकि फैसला यहाँ पर देखिए सरकार की ओर से ले लिया गया है और ये मुख्यमंत्री का ही सुझाव था कि क्यों ना 500 मीटर के दायरे में जितने भी स्कूल आते हैं उन्हें एक ही स्कूल में मर्ज कर दिया जाए, एक तरह से उसका क्लस्टर बनाया जाए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल भी सभी छात्र कर सके और टीचर्स की कमी भी उसमें ना हो पाए। टीचर्स को लेकर क्योंकि बड़ा डिसीजन ये हुआ है कि देखिए जो तो प्राइमरी स्कूल वाले टीचर्स होंगे उन्हें हो सकता है कि फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को भी पढ़ाना पड़े, और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाले टीचर्स होंगे उन्हें प्राइमरी कक्षाओं के छात्रों को भी पढ़ाना होगा। मिलजुल कर काम करना है और इसमें समय भी एक तरह से ज़्यादा नहीं लगेगा, बच्चों की पढ़ाई भी जल्दी पूरी हो पाएगी, टीचर्स की कमी भी नहीं खल पाएगी और सभी तरह की सुविधाएं छात्रों को मिल पाएगी। कुछ स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं होते हैं तो 3 या 4 स्कूलों में एक स्कूल ऐसा ज़रूर निकल आएगा जहाँ प्लेग्राउंड होगा, तो सभी छात्रों को उसकी भी सुविधा मिल पाएगी। लेकिन शिक्षक एक तरह से नाराज़ इस फैसले से लग रहे हैं और मिड डे मील एसएमसी पर इन्होंने साफ बात कर दी है कि ये इन्हें अलग अलग चाहिए। एक ही स्कूल के मिड डे मील 3 स्कूलों का काम नहीं संभालेंगे, क्योंकि इससे उनकी नौकरी भी प्रभावित होगी। आश्वासन दे दिया गया है, संशोधन को लेकर कितनी जल्दी किया जाता है ये हम देखेंगे। एक बात इन्होंने और कही है वो है कि बीआरसीसी के पद खत्म किए जाए। प्राइमरी एजुकेशन में सुधार लाने के लिए भी आज इन्होंने कुछ एक सुझाव क्योंकि शिक्षा सचिव को दिए हैं, तो इनका कहना था कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के पद को समाप्त किया जाए और प्रदेश में शिक्षा खंडों का पुनर्गठन होना चाहिए। 10 केंद्र स्कूलों और 40 अधीनस्थ स्कूलों को मिलाकर नया शिक्षा खंड बनाया जाए, जिसमें एक खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी और एक सहायक अधिकारी हो। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भी राज्य के लगभग 10,000 प्राथमिक स्कूलों में से 2005 स्कूलों को और इसके अलावा जो 5+3 सिस्टम वाला स्कूल बनाया गया है बनाए जाने चाहिए, जो कि इससे पहले फैसला नहीं हो पाया है, और बाकी 7,500 प्राइमरी स्कूलों को प्रथम 5 कक्षाओं वाला फाउंडेशन स्कूल बनाया जाए। ये 3 बड़े सुझाव दिए हैं जो कि काफ़ी टिपिकल से सुझाव लग रहे हैं, लेकिन किस तरह से सुना जाता है ये हम देखेंगे। और जो स्कूल क्लस्टर को लेकर बड़ा डिसीजन हुआ है उसमें क्या मिड डे मील वर्कर्स को या मॉर्निंग असेंबली को लेकर जिस तरह का इन्होंने सुझाव दिया है कि एक नहीं हो सकती है, ये अलग अलग ही स्कूल परिसर के हिसाब से होने चाहिए, तो इन्हें किस तरह से लिया जाता है और मुख्यमंत्री क्या इनके सुझाव से सहमत होंगे, क्योंकि ये एक तरह से मुख्यमंत्री का ही फैसला था। व्यवस्था परिवर्तन को लेकर उन्होंने ये सुझाव दिया था, जिसके बाद ये पूरा क्राइटेरिया भी तय हुआ था। लेकिन प्राथमिक शिक्षकों ने अब ऐतराज़ जताया है और किस तरह से सरकार इस पर अपना रिएक्शन देती है ये हम देखेंगे। फिलहाल के लिए यही अपडेट, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।